नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी दुनिया की बात करने जा रहे हैं जो इस वक्त भारी सिस्टमैटिक स्ट्रेस और बेहद तेज बदलावों से गुजर रही है। चाहे बात गवर्नेंस की हो, इकोनॉमी की, हमारे क्लाइमेट की, जियोपॉलिटिक्स की या फिर साइंस की, पुरानी व्यवस्थाएं टूट रही हैं और उनकी जगह नए सुधार ले रहे हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये बदलाव आखिर हमें किस दिशा में ले जा रहे हैं। आज की हमारी इस चर्चा का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे दबाव में हमारी शासन व्यवस्था से, फिर देखेंगे कुछ बड़े आर्थिक विरोधाभास, 3 क्लाइमेट और संसाधनों का बढ़ता तनाव, 4 ग्लोबल स्तर पर आ रही दरारें और आखिर में 5 कुछ अहम साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज, यानी माइक्रो डोमेस्टिक क्राइसिस से लेकर ग्लोबल शिफ्ट्स तक हम सब कुछ कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं गवर्नेंस अंडर प्रेशर की, यानी हमारी घरेलू संस्थाओं पर पड़ रहे भारी दबाव के बारे में। स्क्रीन पर ये जो बड़ा सा नंबर आप देख रहे हैं, 22 लाख। जी हाँ, ये आंकड़ा उन छात्रों का है जो नीट यूजी 2026 मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के कैंसिल होने से सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। एक कंफर्म पेपर लीक के बाद जब ये परीक्षा रद्द हुई तो इसने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की ऑपरेशनल कैपेसिटी और उनकी साइबर सिक्योरिटी पर बहुत बड़े और गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये दिखाता है कि हमारे सिस्टम के भीतर कितनी बड़ी खामियां मौजूद हैं। इसी बीच गवर्नेंस के मोर्चे पर एक और बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट होने जा रहा है। 1 जुलाई 2026 से मनरेगा को खत्म किया जा रहा है और इसका असर देश भर में मजदूर हड़ताल पर हैं। उनका रुका हुआ वेतन तो एक मुद्दा है ही, साथ ही वो इस नए वीबी ग्राम जी एक्ट को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। मजदूरों की साफ मांग है कि उन्हें साल में 200 दिन का पक्का काम मिले और महंगाई दर के हिसाब से कम 700 रुपये प्रतिदिन की न्यूनतम मजदूरी दी जाए। अब आते हैं अपने दूसरे विषय पर, द इकोनॉमिक पैराडॉक्स। यहाँ हम रोजगार और महंगाई के कुछ बेहद दिलचस्प अंतर्विरोधों को देखेंगे। 2025 के पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे यानी पीएलएफएस के डेटा पर जरा नजर डालिए। ये एक बहुत ही स्पष्ट एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट पैराडॉक्स दिखाता है। देखिए, ओवरऑल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 44.9% पर स्थिर है और कुल बेरोजगारी दर सिर्फ 3.1% दिख रही है। सुनने में अच्छा लगता है ना, लेकिन जब हम युवाओं की बेरोजगारी देखते हैं तो वो सीधा 9.9% पर है, यानी नेशनल एवरेज से 3 गुना ज्यादा, और शिक्षित युवाओं में ये दर 6.5% है। और अगर आप शहरी कार्यबल में स्ट्रक्चरल गैप को देखेंगे तो ये और भी हैरान करने वाला है। बाईं तरफ देखिए, लगभग 60% शहरी पुरुष काम कर रहे हैं, लेकिन दाईं तरफ महिलाओं की भागीदारी सिर्फ 22% से थोड़ी सी ऊपर है। ये कोई छोटा मोटा अंतर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी खाई है जो हमारी इकोनॉमी के असली पोटेंशियल को रोक रही है। अब महंगाई की बात करते हैं। रिटेल महंगाई दर 13 महीनों के उच्चतम स्तर 3.5% पर पहुंच गई है। लेकिन यहाँ समझने वाली अहम बात यह है कि हमारे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई बास्केट में फूड एंड बेवरेजेस का दबदबा 45% का है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी पूरी अर्थव्यवस्था क्लाइमेट और जियोपॉलिटिकल झटकों को लेकर हद से ज़्यादा सेंसिटिव है। खाना महंगा होगा तो सब कुछ महंगा लगेगा। यहीं से हम अपने तीसरे सेक्शन की तरफ मुड़ते हैं, क्लाइमेट और रिसोर्स स्ट्रेन्स। आइए देखते हैं कि मौसम और इंफ्रास्ट्रक्चर का हमारे संसाधनों से क्या कनेक्शन है। हमारे सामने वाटर गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। हमें हर साल औसतन 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर बारिश का पानी मिलता है। बहुत होता है ये, लेकिन इसमें से हम सिर्फ 1100 बिलियन क्यूबिक मीटर ही इस्तेमाल कर पाते हैं। और इसी खराब कोऑर्डिनेशन का नतीजा है कि आज देश के 60 करोड़ लोग भारी जल संकट से जूझ रहे हैं। इस बढ़ते क्लाइमेट स्ट्रेस का एक और खतरनाक साइड इफेक्ट है इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग का बढ़ता जोखिम। जरा इन नंबर्स को देखिए। 2024 में 9 करोड़ 30 लाख एसी इंस्टॉल हुए। 2025 में 1.5 करोड़ से ज्यादा नए एसी बिके। 2026 में हमारी बिजली की डिमांड 256 गीगावाट के रिकॉर्ड स्तर को पार कर गई और 2035 तक सिर्फ कूलिंग लोड 180 गीगावाट तक जाने वाला है। हमारा मौजूदा इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सेफ्टी रूल्स इस भारी दबाव को झेलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। लेकिन हर संकट कोई न कोई समाधान लेकर आता है। मौसम की इसी अनिश्चितता से निपटने के लिए मौसम विभाग ने एक नया मॉडल पेश किया है, मिथुना वेदर मॉडल। ये 12.5 किलोमीटर के रेजोल्यूशन वाला ब्लॉक लेवल का एकदम हाइपर लोकल मॉडल है।
इसे खास तौर पे इसलिए बनाया गया है ताकि अल नीनो जैसे अनिश्चित सीजन में किसानों को बिल्कुल सटीक जानकारी मिल सके और वो अपनी बुवाई का सही समय तय करके नुकसान से बच सकें। अब थोड़ा मैक्रो लेवल पे चलते हैं। सेक्शन 4, नेविगेटिंग ग्लोबल फ्रैक्चर्स। इंटरनेशनल सिक्योरिटी और ग्लोबल अलायंसेस में क्या कुछ बदल रहा है। हाल ही में नई दिल्ली में हुई ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक ने दुनिया में आ रही इन बड़ी दरारों को साफ कर दिया है। सबसे पहली बात, चीनी विदेश मंत्री वांग यी इस बैठक से गायब रहे। फिर पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध को लेकर सदस्य देशों के बीच मतभेद बिल्कुल खुलकर सामने आए। और आपको याद ही होगा, पिछली बैठकों में यूएई और ईरान के प्रतिनिधियों के बीच जो तीखी बहस हुई थी। ये सब दिखाता है कि इंटरनेशनल सिस्टम में इस वक्त कितना तनाव है। रीजनल सिक्योरिटी को लेकर सबसे अहम बात विदेश मंत्रालय के इस नपे-तुले बयान से समझ में आती है। जिम्मेदार राष्ट्रों को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने से उनकी छवि पर असर पड़ता है। ये बयान यूं ही नहीं आया। दरअसल ये कंफर्म हो गया था कि 2025 के ऑपरेशन सिंदूर काउंटर टेरर स्ट्राइक के दौरान चीन ने पाकिस्तान एयरफोर्स को तकनीकी मदद मुहैया कराई थी। तो ऐसे ग्लोबल और जियोपॉलिटिकल झटकों, खासकर हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में होने वाली रुकावटों से अपने व्यापार को कैसे बचाया जाए, इसके जवाब में लॉन्च हुआ है भारत मैरिटाइम इंश्योरेंस पूल या BMIP। ये 12,980 करोड़ रुपए का एक ऐसा फंड है जिसे सरकार का सीधा सपोर्ट है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब समंदर में हमारे जहाज़ों के इंश्योरेंस के लिए हमें विदेशी कंपनियों पर बहुत कम निर्भर रहना पड़ेगा। मौजूदा ग्लोबल ऑर्डर को एक और बड़ी चुनौती मिल रही है नई एकेडमिक रिसर्च से। BMG ग्लोबल हेल्थ के शोधकर्ताओं का तर्क है कि इतिहास में IMF और वर्ल्ड बैंक के जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स थे, उन्होंने असल में ग्लोबल साउथ की अर्थव्यवस्थाओं को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया है। हम बात कर रहे हैं हर साल लगभग $480 बिलियन के नुकसान की। ये कोई छोटी रकम नहीं है और ये डेटा इस पूरी व्यवस्था को लेकर बहुत ही गंभीर बहस खड़ी कर रहा है। आखिर में आइए दुनिया को थोड़ा माइक्रोस्कोपिक लेंस से देखते हैं। हमारा 5वां और आखिरी सेक्शन, साइंटिफिक ब्रेकथ्रूज। मेडिकल साइंस की दुनिया में अभी एक बहुत ही चौंकाने वाली खोज हुई है। रिसर्चर्स ने देखा कि जब कैंसर के मरीजों को PD-1 इम्यूनोथेरेपी दी जाती है तो उनके इम्यून सेल्स DKK1 नाम का एक प्रोटीन बनाते हैं। दिक्कत यह है कि ये प्रोटीन हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को पारगम्य कर देता है, यानी उसे लीक कर देता है। इससे ब्रेन में कैंसर फैलने का रिस्क तो बढ़ता ही है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। बैरियर के इस तरह खुलने से अब पहली बार डायरेक्ट ब्रेन तक दवाइयां पहुंचाने का एक रास्ता भी खुल गया है। तो बात चाहे 22 लाख छात्रों के एग्जाम स्कैंडल की हो, ब्रिक्स देशों के बीच के तनाव की, या फिर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कैंसर के इलाज की, हमारी हर व्यवस्था इस वक्त एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। ऐसे में आज के इस एक्सप्लेनर के बाद हमें इस एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या हमारे ये लगातार हो रहे सुधार इन बढ़ते संकटों को पीछे छोड़ पाएंगे? एक तेजी से बदलती दुनिया में अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए हमें इस पर सोचना ही होगा।